तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं, देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो न्यू वैकेंसीज निकली हैं उनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इनों की जो डेट है वो मतलब कि फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ गया। तो अभी आप इसको देख लीजिए, बाकी मैं इंटीमेट कर दूंगा जब इसकी डेट स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पोस्ट है ये किस चीज़ के लिए है। तो ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के लिए जो वैकेंसी है वो निकली है। 496 वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई हैं। अब इसका ब्रेकडाउन आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, मतलब कि कैटेगरी के हिसाब से। तो ये हो गई मेन पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप में आपको फिर नोटिफिकेशन ही चेक करना पड़ेगा, हालांकि इतना डीप कोई चेक करता भी नहीं है। तो जो सेकंड पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमारी किस पोस्ट के लिए है। सेकंड आता है कि हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है आपके पास में बीएससी होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन फ्रॉम द साइंस में, मतलब कि बीएससी बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास में फिज़िक्स एंड जो मैथमेटिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन इसमें कर दिया है। या फिर आपके पास में फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब कि बी या फिर बीटेक आपके पास में होनी चाहिए। उसमें भी एक सेमेस्टर में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स आपके पास में होनी ही चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये दोनों चीज़ पढ़ाई ही जाती हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन्हों के लिए ये मैंडेटरी होती है, फिज़िक्स और मैथ्स फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ा देते हैं। इसी के साथ में इन्होंने बोला है कि मिनिमम प्रोफिशिएंसी स्पोकन इंग्लिश या फिर स्पोकन और रिटन दोनों, मतलब कि दोनों ही प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश ऑफ 12th लेवल तक, 12th स्टैंडर्ड तक के जो लेवल है उसकी जो प्रोफिशिएंसी वो आपके पास अंदर होनी चाहिए इंग्लिश की। तो ये भी मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के पास में हो गई। जो साइंस के स्टूडेंट है वो बिना इंग्लिश के तो पहुँचेंगे ही नहीं शायद आगे, जहाँ तक मेरा हिसाब। डिग्री शुड बी, हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है जो भी डिग्री होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही मानी जाएंगी। आईआईटी, आईआईएम, एक्सलर, टीआईएसएस एटसेट्रा रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोस्टली होती हैं। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी डिग्री है नहीं है, बाकी होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने करी है तो अच्छे कॉलेज से ही करी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आती है आपकी एज लिमिट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये चीज़ इन्होंने बोल दी है कि 30/11/2023 तक आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। या फिर अगर आप कोई मतलब कि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास में जो एक्स्ट्रा जो एज मिलती है वो भी आपको अलाउड करी जाएगी, मतलब कि मिनिमम एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको रिजर्वेशन के हिसाब से मिलती है एक्स्ट्रा एज वो आपको इसमें दी जाएगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स मतलब कि फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। तो फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं 1 नवंबर 2023 से। जो फॉर्म की एंडिंग होगी वो होगी 30 नवंबर 2023 को। और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है। तो ये अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है। साथ ही में अगर हम बात करें कि आपको सैलरी कितने वाली है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो लोग बाग यही देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपकी जो बेसिक है, बेसिक ही आपकी 40,000 होने वाली है, मतलब कि एक मिनिमम सैलरी जो होती है वो 40,000 होगी। इसके अलावा आपको जो पर्क्स मिलेंगे वो 35% ऑफ बेसिक, मतलब कि 4 या 12 हज़ार तो ये हो गए सीधा सीधा। 35% इन्होंने बोला हुआ है। और इसके अलावा एचआरए वगैरह, मतलब कि सब कुछ मिलेगा, मतलब कि ये आपकी मोटा मोटी बैठेगी 60,000 के आसपास, तो आराम से बैठनी ही चाहिए सैलरी। हाँ इन्होंने नीचे दे भी दिया है, सॉरी। सीटीसी पर एनम फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव इज़ 13 लाख रुपये आपकी सैलरी बैठने वाली है। जो सीटीसी पड़ेगा, मतलब कंपनी की जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो 13 लाख रुपये पड़ने वाली है। तो आपको भी अच्छी खासी इसमें से सैलरी मिलेगी ही मिलेगी काटने पीटने के बाद में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये मतलब कि वही है कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। अपने जो फाइनल सेमेस्टर है उसकी जो डेट वगैरह है वो सब कुछ, मतलब कि ये चीज़ें फालतू की हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मेन पॉइंट आता है कि
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका फॉर्म वगैरह ही होगा कि इसके अंदर आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सबसे पहली बात तो यही बोली है। देन जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई होगा, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका होने वाला है वो CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ये होने वाला है, कंप्यूटर पे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है। तो आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हों के देखो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, और साइकोलॉजिकल असिस्टेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें करी जाएंगी। और इन सभी में आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी ही है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कि आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डाल दें और वहाँ पे जाके आप कुछ गड़बड़ कर दें। आपको पता ही हो कितने रिस्की काम ये होता है, तो वहाँ पर इस मेडिकल से रिलेटेड शायद ये कोई भी रिस्क ना लें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी इन्होंने बहुत ही कम वैकेंसीज निकाली हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसीज निकाली हैं इसके अंदर इन्होंने मिला जुला के, वो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। और सिलेबस जो है इसका ये अभी प्रेस नोट के अंदर डाला जाएगा, अभी इन्होंने अपलोड नहीं करा है, इन्होंने बोला है विल बी अपलोडेड ऑन द सच एंड सच एडवर्टाइजमेंट। तो देखते हैं कब तक आता है। नेक्स्ट जो आता है प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी टेस्टेड एज द टेस्ट रिपोर्ट, मतलब कि ये सब चीज़ें टेस्ट करी जाएंगी, इन्होंने बोल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चलते हैं आगे। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग, हाँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट PSU या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों को अपना NOC सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर के देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एक्शन, मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन में कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके ऊपर ऑब्वियस ही बात है एक्शन लिया जाएगा, आपको जो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगले कुछ सालों तक। और बाकी जो कार्रवाई है वो होगी आपके पास में, हो सकता है कि ऊपर आपके FIR वगैरह भी लॉन्च हो जाए। एग्ज़ामिनेशन मतलब अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही केवल और केवल ये वैलिड है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में जो प्रोसेस है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपके पास में एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना मैंडेटरी है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर के आती है वो है कि फ़ीस कितनी होने वाली है। तो फीस इन्होंने रख दी है 1000 रुपये। किसके लिए? सभी लोगों के लिए एक्सेप्ट, मतलब कि छोड़ा किसी से हो गया है, इसमें छोड़ दिया गया है SC ST PWDs और जिन लोगों ने अप्रेंटिस करी है, मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जिन लोगों ने अपनी अप्रेंटिस सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, 1 साल की जो अप्रेंटिस होती है उसको कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों को और फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट कर देगा, मतलब कि इन लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी। तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि इन लोगों को छोड़ के जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं मेल पर्सन, उन्हों को ही फ़ीस देनी है, वो भी 1000 रुपये फ़ीस रख दी है। तो मेरे हिसाब से 1000 रुपये फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको एटलीस्ट इतनी फ़ीस तो नहीं रखनी चाहिए थी। बाकी जो इनों का फ़ैसला है वो फ़ैसला इनों को ही रहेगा। तो मैंने आई थिंक मोटा मोटी सभी पॉइंट बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारे चैनल को में थोड़ा हेल्प मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।